अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करेंगे, बैंक बंद हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक, उसके हवाले से बात करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट है यूएस की इकोनॉमी पे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान एशियन मार्केट पे, और वो जो अभी बाइडन ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो अभी बताने वाले हैं कि क्या वाकई इतना पैनिक फैल गया जो स्टॉक मार्केट्स जो क्रैश कर रही हैं। जो रिसेंटली अभी चाइना ने दोस्ती करवाई है दोबारा से ईरान और सऊदीया के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आप एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीलॉग में ताकि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात है कुछ दिन पहले जब आपने खबर सुनी होगी कि ग्लोबल जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये क्रैश कर गया, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कर गया, और ये अब तक का यूएस की हिस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट बैंक। और आपको पता था एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद ये सबसे बड़ा बैंक है जो अभी फॉल डाउन हुआ। अब इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है कि आगे क्या और कौन कौन से बैंक बंद होने वाले हैं, क्या पैनिक फैला। और बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्यों कहा लोगों को कि आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आपने बिल्कुल भी हौसला नहीं अपना तोड़ना, क्योंकि हम जो है इसको रिकवर कर लेंगे। ऐसी क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से वो आपको आके उन्होंने बताया आवाम को। लेकिन जो हमारी जो एनालिस्ट है वहाँ पे और जितने भी फाइनेंशियल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही वार्न कर रहे हैं कि आप जो है विड्रॉ कर लें अपनी मनी। अब आगे भी क्वेश्चन है कि आप ये सारी मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो एक नेक्स्ट क्रंच है। क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो हमारी बिटकॉइन और दूसरी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उसका फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट की तरफ कैसे है। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक, जो सिलिकॉन वैली एक एरिया है कैलिफोर्निया यूएस के अंदर, जो कि एक टेक का हब है पूरा। तो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं और स्पेशली टेक स्टार्टअप्स, तो उनमें सबसे ज़्यादा इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जितने भी हैं उनको सबसे ज़्यादा इनकी मेजर जो लैंडिंग होती है वेंचर कैपिटलिस्ट को होती है। तकरीबन अराउंड 45% इनकी टोटल बैलेंस शीट के जो एसेट्स हैं वो सारे इन्होंने लॉन्च दिए हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को। वो फिर आपको पता है कि वो ये यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुई। नॉर्मली ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, इसमें सारे बैंक्स ऐसे ही करते हैं कि आपको क्या होता है कि आप जब ब्लेंड करते हैं, आपके पास हुआ क्या बेसिकली जब यूएस के अंदर कोविड आया, तो कोविड के बाद से आपको पता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने काफ़ी लिक्विडिटी इंजेक्ट की, बहुत पैसा आ गया। उस वक्त फेड ने भी इंटरेस्ट रेट वो नॉमिनल से, आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे 0.08%, यानी कि 1% जो होता है उसका भी 12th पार्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे था फेड। और बैंक वाले अगर नॉर्मली 2% भी चार्ज करें, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट, और आपको पता है यूएस की इकोनॉमी जो चलती ही इंटरेस्ट पे है, हर वहाँ पे मॉर्गेजेस चलती हैं, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे मिलती है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हुआ क्या है, क्योंकि इतनी चीप थी वहाँ पे चीज़ें, तो लोगों ने ज़्यादा बोरो किया, उन्हें पता था कोई इशू नहीं है। लोगों ने जब बोरो किया उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दी, उसके बाद उन्होंने डिपॉजिट रखवाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, इस बैंक का क्या आता है कि उस वक्त ऑन एवरेज जो यूएस की इकोनॉमी के अंदर था तकरीबन 1.2 एवरेज रेट चल रहा था। और इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए, सिलिकॉन जो वैली बैंक है उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए 2.3% तक डिपॉजिट रेट्स पे इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट थी। ये था कि अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी अमाउंट्स हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर कोई एक इन्वेस्टर है, कोई स्टार्टअप है, आपको पता है उनकी अच्छी खासी अमाउंट्स होती हैं। किसी स्टार्टअप ने $100 मिलियन रखवाया है तो उनके लिए तकरीबन 2.3 मिलियन डॉलर बनता है। तो जो कि उनसे अपने रूटीन के ऑपरेशंस रन करते हैं और वो बड़ा अच्छा कमाते हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही थी। अच्छा, कहानी कब स्टार्ट हुई कि आफ्टर कोविड, जब आपको पता है कि थोड़ी सी यूएस के अंदर इकोनॉमी जब इंक्रीज़ हुई, आपको पता है फेड के रेट्स, वहाँ इन्फ्लेशन जो तकरीबन 0.5% थी, 0.5 से 1%, वो जंप करके 5% पे गई। ठीक है, तो फेड वालों ने अपने थोड़े से रेट्स उसको इंक्रीज़ किए। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मली एक लेमैन भी ये पूछते हैं कि यार आप अगर इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। यह है कि जब भी आपके इन्फ्लेशन बढ़ती हैं तो उस चीज़ को स्टेबलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। अब जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो जो पीछे बैंक है, जो कायबर है, अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, यूएस के अंदर फेड होता है,
तो वो क्या करते हैं, अपने रेट्स इंक्रीज़ कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि रेट्स इंक्रीज़ होने की वजह से क्योंकि लैंडर को मनी एक्सपेंसिव मिल रही होती है, तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रा स्लो हो जाती है। आपको पता है इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि बाय एंड डिमांड का जो कंसेप्ट है कि जब आप डिमांड कम होती है, आपकी सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो तो रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। होता फिर क्या है कि ऑब्वियसली जो जितने भी रिटेलर्स हैं वो कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेन सम सेल्स, क्योंकि उन्होंने भी साइकिल चलाना होता है। जब वो रेट्स नीचे होते हैं तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। उसमें वैसे भी आपको पता है कि वो सिर्फ अपना पूरा उन्होंने सेटअप रखा होता है, ज़्यादा सेविंग्स पे यकीन नहीं रखते, और ज़्यादातर तो इनफैक्ट वो क्रेडिट पे जा रहे होते हैं। शीट भी दिखाता हूँ, आप नीचे मैं डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देता हूँ। तो बेसिकली एज ऑफ दिसंबर 22 के अंदर जो इनके टोटल एसेट्स थे वो थे $212 बिलियन के। अब $212 बिलियन में से इन्होंने जो तकरीबन मोर देन 0.5% थी जो इन्होंने लैंड किया होता है वेंचर कैपिटलिस्ट को, तकरीबन $80 बिलियन के करीब। और $80 बिलियन में से अच्छा अब वो उन्होंने लैंड किया, बाकी जो इनकी अमाउंट्स थी आपको मैं एसेट्स में इन्हें बताता चलूँ, तकरीबन $28 बिलियन के कैश थे, कैश अवेलेबल, कैश इन हैंड जिसे हम कहते हैं, जो रेडिली अवेलेबल होते हैं। और उसमें से 212 में से तकरीबन $125 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था जो गवर्नमेंट लेवल की जो स्टेट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा जो सिक्योर यही होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड, क्योंकि वो बड़ी फिक्स होती है, पता है आपको गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करती, तो सबसे सेफ़ और ये आपके होती, क्योंकि अब वो इन्होंने जब बैंक्स अपने कस्टमर को हाई इंटरेस्ट, तो उन्होंने तो जितना पैसा आया लोगों ने डिपॉजिट इनके अच्छे खासे इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे थे। तो अगर 2019 से 22 की बात करें तो इनका तकरीबन 2.5 टाइम्स इन डिपॉजिट्स बढ़ गए, जो कि यूएस में इतना कोई भी डिपॉजिट रेट अच्छा नहीं था दे रहा जो ये दे रहे थे। अब इन्होंने वो इतना पैसा आ गया, वो कहीं तो इन्वेस्ट करना था, इन्होंने अपनी तरफ से सेफ़ जो समझा उसको कि इन्होंने कहा जी कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे। कुछ इन्होंने अवेलेबल फॉर सेल में डाल दी और कुछ इन्होंने मैच्योरिटी के अंदर डाल, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में। अब जो लोग तो फाइनेंस के हैं उन्हें पता होगा हेल्ड फॉर मैच्योरिटी क्या होती है, अवेलेबल फॉर सेल क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा मैं ब्रीफ उसके बारे में बता देता हूँ। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी ये चीज़ होती है कि जब एक आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक के साथ भी रखवाते हैं, तो वो एक फ़िक्स पीरियड होता है उसके लिए। अब जब फिक्स टाइम के लिए आपने डिपॉजिट रखवा दिया तो आप उस टाइम से पहले उसको बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर आपने वो विड्रॉ करवाना है तो आपको अच्छी खासी उसकी कॉस्ट पड़ती है, और जो कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट वो जो शायद रिटर्न आपको मिलना होता है वो प्रिंसिपल से भी कम आ रहा होता है, क्योंकि उसकी पेनल्टीज़ होती हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो और इसमें से कुछ पोर्शन होता है अवेलेबल फॉर सेल में, उसमें यह होता है कि भाई मेरी मर्ज़ी है, वो ठीक है मैं उसको कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं कभी भी इस ऑप्शन को अवेलेबल फॉर सेल है मेरे दिल करे मैं जब मर्ज़ी भेज दूँ, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। इन्होंने मेजर चंक इन्वेस्ट किया हुआ था हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में। अच्छा, ये फिर बात स्टार्ट होती है 2020 के अंदर, जब आपको पता है गवर्नमेंट की यील्ड तकरीबन 1.5% गवर्नमेंट उस पर रिटर्न दे रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि जब इन्फ्लेशन रेट आपका इंक्रीज़ हुआ और जो फेड ने वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए 1.5 से 4% पे, जब आपको पता है इंटरेस्ट रेट हाई हुए हैं ऑब्वियसली आपको यील्ड उस पर बेहतर मिलती है। लेकिन ये जो आपकी एफडी हुई होती है हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, ये तो लोग हुए थे फिक्स अमाउंट पे, ये तो आपको फॉर एग्जांपल वो तो जो आज के दिन नया बंदे को इन्वेस्ट करेगा उसे रेट अच्छा मिलेगा। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, मिस्टर एक्स ने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया एट द रेट ऑफ 1.5% बैक इन 2020 के अंदर। अब 21 स्टार्ट हुआ तो पता चला जी वो 1.5 का 4% बन गया। अब जो मिस्टर एक्स है वो भी 100 पे 1.5 कमा रहा है, और मिस्टर वाई जो है वो 100 पे 4.5 कमा रहा है। जब वो 1.5 से 4.5 पे गया है तो उसे विड्रॉ तो नहीं करवा सकता है। अब उसे पता है कि जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो यूनिट प्राइस जो है कम हो जाती है। ये एक फाइनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही यील्ड आपकी जो इंटरेस्ट रेट है हाई होता है आपकी, उसकी वैल्यू गिर जाती है। जब वैल्यू गिरती है वैसे आपको लॉस नहीं होता, अनरियलाइज्ड लॉस ज़रूर होता है आपको, लेकिन जब आपने वो सेल कर दी है तो वो यूनिट आपकी कम वैल्यू पे बिकता है। क्योंकि अगर मैं आज करंट मार्केट पे लूँगा तो वो मुझे उस पर ज़्यादा बेनिफिट है, पुराने को लूँगा तो मुझे लॉस है। तो फिर हुआ ये कि जब वो रेट कम हुआ उधर एफईडी के अंदर इनके काफ़ी रेट्स वगैरह का इम्पैक्ट गिरना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने थोड़ा सा पैनिक हो के उन्होंने कहा जी कि भाई ये तो हमारा किस तरह काम चलेगा कि अब तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। और फिर आपको पता है एक ग्लोबल रिसेशन आया और इसने ज़्यादा जल्दी पे तेल का काम किया। इसने जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई
तो उसके हवाले से क्या हुआ कि आपको पता है ग्लोबली एक इन्फ्लेशन आई, फिर उसके अलावा जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। इन्फ्लेशन जो यूएस के अंदर 5% थी वो अप टू 9% चले गई है, हिस्टोरिकली हाई। तो डिकेड्स के बाद इतनी ज़्यादा हाई हुई तो ऑब्वियसली फेड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, वो एक पैनिक फैल गया। अब वो आप देखेंगे वो जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए थे 1% पे या 2% पे, उन लोगों की तो सेविंग होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह, इन्फ्लेशन की वजह से उनकी बाइंग पावर कम होगी। जब बाइंग पावर कम हुई तो जो लैंडर्स थे उनको अपने पैसे रिकवरी के लाले बढ़ गए, और जो लोग जिन्होंने बाई किया हुआ था उनकी बाइंग पावर ही इतनी इम्पैक्ट होगी कि वो जो पहले चीज़ ख़रीद सकते थे वो उनकी बाइंग पावर ही नहीं रही, तो उन्हें वो लोन भी पे बैक नहीं कर सके। तो लैंडर को अब पड़ा कि भाई मैं अपने पैसे इसको रिकवर करवाऊँ, इसको क्या करूँ। अब हुआ क्या कि जितने वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने स्टार्टअप्स में, तो उन्होंने वहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट की कि भाई हम इसको रिकवर करेंगे ना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए उन्हें पैसे भी चाहिए। और जो लैंडर्स हैं जो रिकवर कर रहे हैं उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से पैसे लिए थे, वो उन्होंने वापस लुटाने थे। तो उसके लिए जब विड्रॉ करना स्टार्ट किए इन्होंने देखा कि यार ये तो अभी अगर हमारे पास कुछ तो पैसे हैं हम दे देंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे अगर लेने आ गए तो हम इसको क्या करेंगे। और उनका मसला ये था कि उनको, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि मोर देन 50% उनकी इन्वेस्टमेंट थी हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में। जब वो मैच्योर होती है आफ्टर 10 ईयर्स फिर वो विड्रॉ करवा सकते थे, और अगर आज वो करवाते तो उस पर लॉस ही लॉस था। अच्छा, अब ये चीज़ का पता चला लोगों को लाइक ये 22 के एंड पे कि भाई, और उन्होंने अनरियलाइज्ड लॉस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया $1.6 बिलियन का, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। वाइल सिलिकॉन वैली बैंक वालों ने उसके अलावा कैपिटल रेज करने की कोशिश की $2.2 बिलियन की, वो उसमें भी वो कर नहीं सके। तो लिहाजा बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि एक टर्म यूज़ की जाती है विंटर इज़ कमिंग, जिस तरह हम देखते होते हैं, तो ये इसके अंदर भी एक कहा जाता है विंटर इज़ कमिंग कि लाइक भाई कैश जहाँ पे भी आप होल्ड कर लो उसको रख लो। अब जब वो लोग उनके पास के हैं तो इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो आप सारे कस्टमर्स को पैसे वापस दे सकें। तो लिहाजा फिर इसको स्टेट यहाँ पे आती है, स्टेट ने इसे फिर टेक ओवर किया ऑफिशियली। इसका एक ही दिन के अंदर 60% शेयर की प्राइस गिर गई। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ, ग्रेग इनका CEO था, जो एक्स CEO था, उसे फेब के अंदर पता चल गया था, और रिसेंटली अभी चीज़ पता चली है कि लाइक $3 मिलियन के उसके जो शेयर्स थे उसने सेल कर दिए थे बैक इन फेब। ये मार्च में कोलैप्स किया था, तो उसे पता चल गया था भाई ये अब कोलैप्स आने वाला है, तो ये अब इशू। अच्छा, ये चीज़ ऐसे ही है जैसे हमारे जो बैंक्स हैं, तो हमारे बैंक्स के अंदर भी यही है कि आज जितने बैंक्स वो बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी दिखाते हैं, लेकिन आज जितने डिपॉजिट वाले अगर सारे लोग आज चले जाएं बैंक के पास पैसे लेने, तो बैंक पैसे नहीं दे सकेगा। ये एक ट्रस्ट का इशू होता है कि ट्रस्ट है कि ठीक है यार बैंक से हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब आपको पता है कि भाई पैसे नहीं मिलने, हर बंदा पैनिक होता है, बैंक जाता है कि भाई मैं फटाफट अपनी जो अमाउंट है विड्रॉ करवाऊँ और उसको यूज़ करूँ। तो बस वो यही हुआ, पैनिक हुआ तो वो कर गया। फिर सेंटा क्लैरा जो उन्होंने एक अदर बैंक बनाया कि भाई उसमें, अच्छा यूएस के अंदर एक ये भी है गाइस के $250 की जो मिनिमम प्रोटेक्शन मनी होती है जो बैंक की तरफ से होते हैं, $2,50,000 तक आप करवा सकते हैं। छोटे डिपॉजिटर्स को तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बड़े VCs हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने 100 मिलियन के, उनको तो ये इशू है कि भाई $2.5 का मैंने क्या करना, इट्स लाइक अ पीनट, तो इसका हमें क्या होगा। तो ये एक पैनिक। अच्छा, पाकिस्तान के लिए मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान में भी ये केस है, जस्ट इन केस अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ये आपके इल्म में होनी चाहिए बात, कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्शन मनी है वो सिर्फ $2.5 लाख है। यूएस के अंदर $2.5 लाख है और हमारे $2.5 लाख है एज़ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशन, कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है या कुछ भी होता है तो आपको $2.5 लाख तो ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपकी अमाउंट्स इन मिलियंस हैं तो बस वो फिर आप वेट करें कब वो, ऑब्वियसली पैसे आपके डूब नहीं सकते, लेकिन ये है कि कब मिलेंगे आपको इसका कोई बात नहीं है। $2.5 लाख तो फ़ौरन मिल जाएंगे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह अब ये आगे यही देखा जा रहा है कि ये तो एक बैंक गिरा है, बाकी बैंक्स में भी ये चीज़ आ सकती है। उनको अपनी बैलेंस शीट्स असेस करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने फंडिंग इन्वेस्ट किया है, किस तरह से वो लेके जा रहे हैं। ये एक काफ़ी अलार्मिंग है और बबल है। और दूसरा कुछ बातें ये भी की जा रही हैं कि चाइना वाले भी एक अपना इंटरनेशनल ला रहे हैं जो फंडिंग के हवाले से, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अपना फाइनेंशियल सिस्टम ला रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने, आपको पता है चाइना ने जो फ्रेंडशिप करवाई है ईरान और सऊदी अरब के, और पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट है,
तो उसके बारे में भी डिच करवाने की ये ट्राई कर रहे हैं। तो अगर डॉलर को डिच करवा देते हैं पेट्रोल के अंदर, जो कि आपको पता है कि डॉलर इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में, क्योंकि पेट्रोल डॉलर के अंदर एग्रीमेंट है, तो अगर वो डिच करवा देते हैं तो ये ज़मीन बोस भी हो सकता है डॉलर। तो वो अगर ज़मीन बोस होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी जो स्टेट है वो इससे कंसर्न है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यूएस बेस जो गवर्नमेंट के अंदर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, जब वो काफ़ी डाउन आएंगी तो ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज़ के पे इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान बेचारे पहले ही हालात इतने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, वो पाकिस्तान में इतना का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पहले इतने रिजर्व्स नहीं है, ना उनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो लेकिन यस, यहाँ पे थोड़े से लोग वैसे पैनिक हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि लाइक अगर हम बैंक के पास डिपॉजिट्स करवाएं, हमारी वैसे ही फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा था और एक अलार्मिंग चीज़ है। तो इसी तरह ही स्टार्ट हुआ था बैक इन 2008 भी, जब बबल आया था वॉल स्ट्रीट के अंदर, ऐसे ही ये कंपनी से स्टार्ट हुआ था और फिर करते करते कितना बड़ा बबल बना है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ना करे इस तरह का हो, लेकिन अभी लेटेस्ट यही है। अगर जैसे जैसे कोई अपडेट होंगी तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।